यह हर अपराधी को लगता है कि उसने परफेक्ट क्राइम किया है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अपराधी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने वाकई में अपने प्लान को पूरी तरह से एग्जीक्यूट भी कर लिया था। अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद वह 15 सालों तक पुलिस की नजरों से बचता रहा। सोचिए, उस व्यक्ति ने जिससे जन्म जन्म के रिश्ते निभाने की कसम खाई थी, केवल गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के चक्कर में उसी कसम का गला घोंट दिया। इतना बड़ा अपराध करने के बाद वह शांत होकर बैठ गया, लेकिन जब पकड़ा गया तो उसे सबसे ज्यादा हैरानी इसी बात की हुई कि आखिर वह पकड़ा कैसे गया। मेरा ख्याल है कि आप भी यह जानना चाहेंगे कि आखिर 15 साल बाद यह आरोपी किस तरह पकड़ा गया, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। उसकी पत्नी, 2 बच्चे और ऑफिस के सभी सहयोगी उसे प्रवीण भाटेले के नाम से जानते थे, लेकिन 23 अक्टूबर 2018 की रात 11 बजे 2 मेहमान उससे मिलने आए और आते ही बोले, हेलो मिस्टर तरुण। यह नाम सुनकर वह व्यक्ति बुरी तरह चौंक गया, पर फिर भी उनसे हाथ मिला लिया। मिलने आए 2 लोगों में से एक व्यक्ति ने उससे हाथ मिलाते समय उसके हाथ की उंगलियों पर बने टैटू और टूटी हुई रिंग फिंगर को देखा, जिससे उसे यह कंफर्म हो गया कि यही वह व्यक्ति है। इसके बाद उन्होंने कहा, चलिए मिस्टर तरुण, अहमदाबाद में आपका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। वे तीनों कॉल सेंटर की बिल्डिंग से नीचे उतरे और पुलिस वैन में बैठकर अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। प्रवीण को ले जाने वाले दोनों लोग अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारी थे, जो 24 अक्टूबर की रात प्रवीण को लेकर बेंगलुरु से अहमदाबाद आ गए। अब चलिए 15 साल पहले की घटना के फ्लैशबैक में चलते हैं। तरुण और सजनी दोनों की फैमिली केरल से ताल्लुक रखती थी। काम की तलाश में सजनी के माता पिता गुजरात के अहमदाबाद आ गए और वहीं बस गए, जबकि तरुण जैन के पिता मध्य प्रदेश के एक स्कूल में फिजिकल ट्रेनर के तौर पर काम करते थे। तरुण के भाई को अहमदाबाद में नौकरी मिली और वह भी वहीं जाकर बस गया। इसके बाद केरल के ही कुछ जान पहचान वालों के जरिए तरुण और सजनी की शादी तय हुई और दिसंबर 2002 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद तरुण अपनी पत्नी सजनी के साथ अहमदाबाद में रहा करता था और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर काम करता था। जिनराज वहीं के स्कूल में वॉलीबॉल का कोच था, इसलिए उसे स्कूल की बच्चों की टीम के साथ मैच के सिलसिले में शहर से बाहर भी जाना पड़ता था। तरुण जब भी बाहर जाता था तो वह अपनी पत्नी से कहता था कि घर में अकेले मत रहना, अपने मायके चली जाना। इस बार भी उसने ऐसा ही किया। 5 फरवरी 2003 को सजनी अपने मायके चली गई। उनकी शादी को केवल 3 महीने ही हुए थे और साल 2003 का वैलेंटाइन डे आने वाला था। सजनी मायके से अपने ससुराल के लिए निकलती है और चलते समय अपने पिता से पेट्रोल के लिए पैसे मांगती है। तब उनके पिता को यह जानकर झटका लगता है कि उनके दामाद के पास गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के भी पैसे नहीं हैं। वह अपनी बेटी से पूछते हैं कि क्या दामाद ठीक से रखते हैं, तो सजनी कुछ डर के कारण चुप हो जाती है और फिर कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यही मुलाकात सजनी की अपने माता पिता से आखिरी साबित होती है। इसके बाद 14 फरवरी 2003 को शाम करीब 7 बजे सजनी अपनी बहन से सामान्य बातचीत करती है, जो 10 से 15 मिनट चली। लेकिन इस घटना के 2 घंटे बाद सजनी के मायके में एक कॉल आती है, जो उनके दामाद तरुण की होती है। वह तुरंत सभी को अस्पताल बुलाने को कहता है। जब लोग वहां पहुंचते हैं तब तक सजनी की मौत हो चुकी होती है। उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी और उसका दुपट्टा ही गला घोंटने का माध्यम बना। घर का सामान बिखरा हुआ था और कुछ ज्वेलरी भी गायब थी। तरुण का कहना था कि वह अक्सर सजनी से कहता था कि घर में अकेले मत रहा करो, किसी लुटेरे ने उसे मार दिया है। पुलिस आई और जांच शुरू की। सजनी के शव का पोस्टमार्टम हुआ और अगले दिन उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तरुण की हालत बहुत खराब बताई गई, इसलिए उसका अंतिम संस्कार उसके बड़े भाई ने किया। इसके बाद तरुण को सदमे में बताया गया और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। 16 फरवरी को तरुण के बड़े भाई ने पुलिस को सूचना दी कि तरुण अस्पताल से भाग गया है। यह पुलिस की लापरवाही मानी गई और इस कारण प्रशासन और मीडिया का दबाव भी बढ़ने लगा। तरुण को खोजने की काफी कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। साल 2006 में सजनी के माता पिता ने इस मामले में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तब मोदी ने पुलिस को इस केस में गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए और तरुण को पकड़ने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित
घोषित किया गया क्योंकि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर था। पुलिस ने उस लड़की का पता लगाया जिससे तरुण का अफेयर था और उससे पूछताछ की। लड़की ने बताया कि 16 फरवरी को तरुण ने उसे फोन करके कहा था कि चलो अब हम लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन तब तक लड़की को सजनी की मौत की खबर मिल चुकी थी। उसने तरुण से कहा कि वह एक कातिल के साथ शादी नहीं कर सकती और शादी से इनकार कर दिया। पुलिस ने उसके बयान की पुष्टि की और उसे सच पाया। इस घटना के 6 साल बाद जब तरुण के माता पिता केरल गए तो जानकारी के अनुसार वहां तरुण उनसे मिला था। उन्होंने उसे बताया कि पुलिस उसे तलाश कर रही है और इस मुलाकात के अगले दिन ही तरुण के पिता की मौत हो गई। पुलिस लगातार जांच में लगी रही। साल 2016 में एक नए अधिकारी ने केस की दोबारा जांच शुरू की और पता लगाया कि तरुण की मां अब मंदसौर में रहती है। जब पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल्स की जांच की तो उन्हें पता चला कि बेंगलुरु के एक लैंडलाइन नंबर से उनकी मां को नियमित कॉल आती थी। यह नंबर ओरेकल कंपनी के कस्टमर केयर का था, जिससे पुलिस को शक हुआ कि एक रिटायर्ड नर्स इस कंपनी से क्यों बात कर रही है। जांच आगे बढ़ी और पुलिस की एक टीम बेंगलुरु भेजी गई। वहां ओरेकल कंपनी से कर्मचारियों की लिस्ट मंगवाई गई, जिसमें तरुण राज का नाम तो नहीं था, लेकिन एक नाम प्रवीण भाटेले सामने आया, जो पहले भी पुलिस की नजर में आ चुका था और जिसकी मां तरुण की मां से बात करती थी। प्रवीण की पत्नी निशा भी तरुण की मां से संपर्क में थी। पुलिस को शक हुआ कि प्रवीण भाटेले ही असल में तरुण जिनराज हो सकता है। पुलिस ने बेंगलुरु की लोकल पुलिस से संपर्क किया और तरुण को ओरेकल के मीटिंग हॉल में बुलवाया। वहां 2 पुलिस अधिकारी उससे मिले, हैंडशेक किया और उसे तरुण कहकर संबोधित किया। हैंडशेक के दौरान उन्होंने उसकी उंगलियों को ध्यान से देखा क्योंकि तरुण की उंगलियों में खास निशान थे। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अहमदाबाद ले गई। पूछताछ में तरुण ने कबूल किया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद वह दिल्ली गया, जहां एक कॉल सेंटर में काम किया, फिर पुणे गया और वहां भी नौकरी की। इसी दौरान उसकी शादी एक लड़की निशा से हुई और फिर वह बेंगलुरु जाकर ओरेकल कंपनी में काम करने लगा। तरुण का एक स्कूल दोस्त था प्रवीण भाटेले, जो कोचिंग सेंटर चलाता था। तरुण ने उसी दोस्त की पहचान चुराई, उसके ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज स्कैन किए और अपनी तस्वीरें लगाकर खुद को प्रवीण बना लिया। यही उसकी नई पहचान बन गई।